गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद भी ले रहे होंगे पढ़ाई का। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए ईमानदारी से। हम चल रहे थे बच्चों ग्राफिकल सेक्शन पर, और ग्राफिकल सेक्शन के अंदर मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बता दिया था कि कैसे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर काम करना है। 5 चीज़ें मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का टोटल एरिया आपको लेना होता है। डिस्प्लेसमेंट लेना एरिया ही है पर विद साइन लेना है। फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से निकल जाएगा। फिर आपको एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन के बारे में बताया कि चाहे एक्सेलेरेशन निकालना हो चाहे रिटार्डेशन निकालना हो, निकलेगा स्लोप से ही। पर यह भी बताया था किस पार्ट में एक्सेलेरेशन होगा, किस पार्ट में रिटार्डेशन होगा। उसके लिए आपको वीटी ग्राफ के इंक्लिनेशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन का साइन होगा और वेलोसिटी एक्सिस पर वेलोसिटी का साइन होगा। दोनों साइन को देखिए, दोनों अगर सेम तो 100% एक्सेलरेशन होगा, दोनों अगर अपोजिट तो 100% रिटार्डेशन होगा। और फिर लास्ट में बताया था बच्चों मीन वेलोसिटी। फिर मैंने कहा था कि कुछ सवाल हम करेंगे, तो चलिए बच्चों कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल बोला गया अपने से, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा for some time, then moves with constant retardation beta and finally comes to rest if total time taken by car in whole journey, होल मोशन कह लो, जर्नी कह लो यार, इस कैपिटल टी सेकेंड। फाइंड, दो चीजें आपसे पूछ सकता है बच्चों। पहली बात आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, और दूसरी बात पूछ सकता है आपसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय कार ने टोटल कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। ये बड़ा ही फेमस सवाल है बच्चों। अब इस सवाल को देखो, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करने बैठ गए बच्चों, तब तो ये सवाल कम से कम इस बोर्ड को भर देगा। इतना बड़ा सवाल होगा दोनों पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए। पर अगर इसको मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किया तो सवाल बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है आपके सामने कि सर सवाल पेपर में आया तो हमें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन जैसे दिखेगा, ये हमारे पास में जैसे ही आएगा हम तो दिमाग में तुरंत लेकर आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमें ये थोड़ा समझ में आएगा कि ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। समझिए बात को, किन सवालों को आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे और किन सवालों को आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। मैं यहां पर आपको बाइफरगेट करके बता देता हूं। जिन सवालों में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की बात की जाए, उन सवालों को आप हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही सॉल्व करना, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व मत करना, सवाल लेंदी हो जाता है। ठीक है, पर बाकी नॉर्मल सवाल है कि साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से चला फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो आप उसको आराम से करो, इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिन सवालों में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की बात करें तो समझ लो कि इसको आपको वीटी ग्राफ से ही सॉल्व करना है। अब इस सवाल का वीटी ग्राफ बनाते हैं बच्चों अपन। पहले ध्यान से देखिए, वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस। साहब बोला कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। 4 तरीके के मैंने ग्राफ बताए थे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पहले, तो आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। फॉर सम टाइम, टाइम नहीं दिया कोई बात नहीं दिया तो आप कंसीडर कर लीजिए यार कि सपोज t1 टाइम तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चला है। जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो अल्फा यहां पर मेंशन कर दिया।
और उसके तुरंत बाद कौन सा रिटार्डेशन हुआ और फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो यहां से रिटार्डेशन चालू हुआ बच्चों, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई और यहां जाकर वेलोसिटी का जीरो होना इस बात को इंडिकेट करेगा कि कार रेस्ट में आ गई है। टोटल जर्नी का टाइम आपको टी दिया हुआ है यहां से यहां तक, तो रिटार्डिंग टाइम आपको पता चल गया होगा, टी माइनस टी वन बन जाएगा। और ग्राफ में ये पॉइंट सबसे ज्यादा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही वी मैक्सिमम होगा। तो ओ से लेकर ए तक गया, ए से लेकर बी तक गया बच्चों। ये रिटार्डेशन वाले पार्ट को शो कर रहा है, इसको फाई एंगल मान लो, इसको थीटा एंगल मान लो, और ये रिटार्डेशन बीटा। चलिए भाई, क्वेश्चन पढ़कर मैंने ग्राफ बना दिया। अब दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, समझिएगा ध्यान से। ग्राफ के अंदर वीटी ग्राफ में दो ही काम करने होते हैं बच्चों, दो ही काम, या तो एरिया या फिर स्लोप, या तो एरिया या फिर स्लोप, बस दो ही काम करने हैं आपको, ठीक है। अब कौन सी चीज कैसे मिलेगी ये बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वी मैक्सिमम आपको चाहिए और उसके लिए आपको ये अल्फा मालूम है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, और अगर एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन दे रखा है तो इसका मतलब है स्लोप से काम स्टार्ट कर दीजिए आप, स्लोप से। हाँ, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एरिया से काम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दो ही चीज निकाल लिया, तो एरिया या स्लोप। अगर एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन देता है तो आप स्लोप से काम चालू कर दो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है तो आप एरिया से काम शुरू कर दीजिए। तो पहले अपन ओ ए पार्ट को पकड़ लेते हैं बच्चों, फॉर ओ ए पार्ट समझिएगा। अल्फा एक्सेलरेशन है तो tan थीटा के बराबर होगा, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर पर v मैक्सिमम नजर आ रहा होगा, बेस पर आपको t माइनस टी वन नजर आ रहा होगा। देख लीजिए आप, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, सॉरी T1 केवल, यहां T1 है बस, ये टाइम T1 दिया हुआ है। तो यहां से आप अगर T1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये आएगा v मैक्सिमम अपॉन अल्फा। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अगर मैं ए बी पार्ट की बात करता हूं बच्चों आपसे, तो यहां रिटार्डेशन है वो भी स्लोप से निकलेगा बच्चों, tan फाई, वहां फाई एंगल कंसीडर किया हुआ मैंने इसलिए tan फाई ले लिया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर वही v मैक्सिमम, बेस पर अगर आप देखोगे तो t माइनस टी वन, तो यहां से आप t माइनस टी वन की वैल्यू को निकाल लो तो ये बनेगा बेटा v मैक्सिमम अपॉन बीटा, सेकंड इक्वेशन। अब अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो t1 कट जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड किया, राइट साइड पर बचेगा केवल कैपिटल T। राइट साइड से v मैक्सिमम को ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेना, बीटा प्लस अल्फा, और यहां से आप निकाल कर दे सकते हो v मैक्सिमम। ये हमारा पहला आंसर आ गया बच्चों, ये पलट कर इधर आ जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। इसको आप चाहो तो स्टैंडर्ड सवाल मानकर एमटीआर भी कर सकते हो, ठीक है, एमटीआर भी कर सकते हो। अब दूसरा निकालना बच्चों टोटल डिस्टेंस, और आप सबको पता है यार कि डिस्टेंस एरिया से कैलकुलेट होता है बच्चों। अगर मैंने इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो टोटल डिस्टेंस का ट्राइंगल बन रहा है बच्चों। तो चलिए साहब, सेकंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपने को, जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस की जगह कैपिटल T, हाइट की जगह पर वी मैक्स, और वी मैक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आ गई है, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल ये उठाकर रखो, टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बना देगा, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। ये लीजिए, ये टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास में। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड जवाब आ गया आपके पास में। ये पहला सवाल किया आपने, चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार बच्चों, सवाल को इतनी मोहब्बत करो जितनी कि आप, अब मैं मजाक वाली बात नहीं करूंगा, जितनी आप अपने पेरेंट से करते हो, ठीक है। अब कोई कहे सर हम तो अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा करते हैं, कोई कहे सर हम तो अपने बॉयफ्रेंड से, अरे भाई करते हो पर माँ बाप से ज़्यादा नहीं करते हो यार, ठीक है। तो सवाल से भी उतनी मोहब्बत करो जितनी आप अपने आप से करते हो, जितनी आप अपने पेरेंट्स से करते हो, और जितनी आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से करते हो, ठीक है। चलिए, मजाक की बात थी, पर सवाल से मोहब्बत करनी पड़ेगी बच्चों यार। आइए आइए अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। देखिए एक सवाल बच्चों जो नीट का भी पूछा हुआ है, सवाल कुछ ऐसा है,
a particle start from rest, सॉरी पहले आप ले लो, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड. आफ्टर दैट moves with constant velocity for next 5 seconds. Find total distance. अब देखो, करने में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी बच्चों. करेंगे कैसे, तरीका आपको बता देता हूं. रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 10 सेकंड तक. एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहां जाकर कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा और फिर वही वेलोसिटी आगे कांस्टेंट करनी है आपको अगले 5 सेकंड के लिए. तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 निकालनी पड़ेगी, यहां से यहां तक के लिए x2 निकालना पड़ेगा. तो पहले आप s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगाकर x1 निकाल लो, फिर आप v इक्वल टू AT लगाना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करके x2 निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, मतलब पहले अपन x1 अगर निकालेंगे तो हाफ AT स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, 100 का आधा 50, 50 इंटू 5 करो, 55 25 250 मीटर आ गया. ठीक है, फिर आप v इक्वल टू AT से पहले वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि u 0 है, a की जगह 5, t की जगह पर 10 सेकंड, 50 आ जाएगा बच्चों. अब आप डिस्प्लेसमेंट x2 की वैल्यू निकालोगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, 50 इंटू 5 250, ये आ गया बच्चों. कुल मिलाकर 500 मीटर हो गया है, ये हमारा आंसर आया. पर इसी को मैं अगर ग्राफ से सॉल्व करूं ना बच्चों, तो ग्राफ से देखो कैसे होगा, ग्राफ से समझिएगा. पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे आप इसका. ये वेलोसिटी एक्सिस बच्चों, ये टाइम एक्सिस है. रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब ओरिजिन, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड के लिए स्ट्रेट लाइन बना दीजिए. ये लीजिए साहब, यहां 10 सेकेंड आ गया बच्चों. यहां का एक्सेलरेशन आपको दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए पॉइंट मान लेते हैं. उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चला अगले 5 सेकेंड तक, तो अगले 5 सेकेंड को ऐड करके तो 15 आ जाएगा बच्चों, बी तक आ गया. अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा. अब ध्यान से देखो, अगर आप तो इस ए पार्ट में, पहले वाले पार्ट के अंदर आपको एक्सेलरेशन दे रखा, मतलब स्लोप से काम कर लो, क्योंकि एरिया निकालो ट्राइंगल और ये बनेगा अपने पास. और ट्राइंगल में हाइट कितनी लोगे यार, ये तो निकालना पड़ेगा ना, वी यहाँ का. तो एक्सेलरेशन से काम शुरू करो. तो पहले आप एक्सेलरेशन अपन जानते हैं बच्चों, स्लोप होता है, स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. एक्सेलरेशन की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर पर v और बेस पर 10, तो v की वैल्यू आ गई बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड. देख लो आप, जो आपने निकाला था वहां पर भी वो यहां से सीधा मिल गया. अब एरिया निकाल दो यार बच्चों, टोटल डिस्टेंस चाहिए एस टोटल. तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 50 प्लस, फिर आया रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ करना है, तो 50 इंटू 5 कर दीजिए. तो ध्यान से देखो, 250 ये आया, 250 ये आया, कुल मिलाकर 500 मीटर. ऐसे कर सकते हो आप. तो वीटी ग्राफ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखो, ऐसे भी सवाल बन जाते बच्चों कभी कभी, समझिएगा. मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस 2 सवाल है जिनको आप समझिएगा. एक बार बॉल को ऊपर फेंकने वाला और एक बार बॉल को ऊपर से छोड़ देते हैं, और इलास्टिकली कोलाइड होकर जब उछलता है तब उसका ग्राफ पूछा जाता है बच्चों अपने से. ठीक है, समझिएगा. सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है बच्चों, समझिएगा ध्यान से. क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप from ground
with velocity u, it reaches at maximum height in maximum height, then returns back on ground, draw its speed time and velocity time graph, दोनों निकाल ले बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी। पहले समझो, पार्टिकल को आपने यहां से ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया बच्चों ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, वहां जाकर वेलोसिटी 0 होती है, रिटर्न्स बैक, और मालूम है जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं वो उतनी स्पीड से वापस से ग्राउंड पर पहुंच जाता है। पहले होगा असेंडिंग मोशन, बाद में होगा डिसेंडिंग मोशन। असेंडिंग मोशन का जितना टाइम होता है उतना ही टाइम डिसेंडिंग मोशन का होता है। जी दोनों ही मोशन में नीचे की तरफ लगता है बच्चों, और जी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। असेंडिंग मोशन में एज ए रिटार्डेशन काम करेगा क्योंकि वेलोसिटी के अगेंस्ट है, और डिसेंडिंग मोशन में एज ए एक्सेलेरेशन काम करेगा। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ, समझिएगा ध्यान से। स्पीड का हमेशा पॉजिटिव एक्सिस ही बनता है बच्चों, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए स्पीड का केवल और केवल पॉजिटिव एक्सिस ही बनेगा। और टाइम, चलो बोला है कि पार्टिकल को आपने t इक्वल टू 0, इनिशियल सिचुएशन ये है, यहां पर मैक्सिमम स्पीड है, तो t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम स्पीड u यहां पर है बच्चों। अब मालूम है कि एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो स्पीड लगातार कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर आकर स्पीड 0 हो जाएगी, तो यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा बच्चों। ध्यान से देखो, इसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन देखोगे आप, क्लॉकवाइज आ रही है बच्चों, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कुल मिलाकर दोनों अपोजिट हैं, तो ये रिटार्डिंग पार्ट बना है। ठीक है, चलिए यहां आ गए। अब उसके तुरंत बाद में देखेंगे तो अब स्पीड बढ़ना शुरू होगी क्योंकि एक्सेलरेटिंग पार्ट बनेगा इसका, और ग्राउंड पर आकर वापस से वही स्पीड गेन कर लेगा। अच्छा, यहां के टाइम की बात करोगे तो u/g आप लिख सकते हो, असेंडिंग टाइम मैजिकल फॉर्मूला 2u/g, उसका आधा होगा u/g, तो यहां का टाइम आ गया बच्चों। अब अगर यहां से आप वापस से देखेंगे तो ये उसी इंक्लिनेशन पर, थीटा है तो यहां पर भी थीटा ही होगा। थीटा क्यों होगा? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को या रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो रिटार्डेशन भी जी और एक्सेलरेशन भी जी, तो स्लोप दोनों इक्वल होने चाहिए। ये वापस से इसी स्पीड पर आ जाएगा v, यहां पर ये ध्यान से देखो, ये एंटी क्लॉक, ये पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेटिंग पार्ट है और ये रिटार्डिंग पार्ट है। यहां रिटार्डेशन हुआ है, यहां एक्सेलरेशन हुआ है, बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों डायरेक्शन का लफड़ा होता है, और यह डबल डायरेक्शन का गेम है। असेंडिंग जर्नी में पॉजिटिव, डिसेंडिंग जर्नी में नेगेटिव है, तो वेलोसिटी के दोनों एक्सिस बनाने पड़ेंगे आपको। ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस है, ये वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सिस है। चलो t इक्वल टू 0 पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड को अपन पॉजिटिव मानते हैं बच्चों, तो पॉजिटिव u से शुरुआत होगी, मतलब यहां से पॉजिटिव u से शुरुआत होगी। पहले बनेगा रिटार्डिंग पार्ट क्योंकि g u के अगेंस्ट है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बच्चों। यहां कर वेलोसिटी 0 हो गई, ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो रिटार्डिंग पार्ट आ गया। अब जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 हुई है उसी इंस्टेंट से मोशन की डायरेक्शन पलट गई है, यानी पॉजिटिव से अब नेगेटिव में आना शुरू हो गया है, तो यही स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूएशन में आगे जाएगी, डायरेक्शन बदल गई है बच्चों। इंक्लिनेशन वही रहेगा, ध्यान से देखो, ये भी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव, दोनों का साइन सेम, ये एक्सेलरेटिंग पार्ट है। पर ये दोनों स्लोप एंगल बराबर क्यों होंगे? क्योंकि जो यहाँ पर एज ए रिटार्डेशन था वो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो स्लोप से दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ। बड़ा ही अच्छा सवाल था। हाँ, अगले सवाल को देखेंगे जरा।
गर्मी बहुत है यार बच्चों। हाँ, तुम्हारे लिए सब मेहनत कर रहा हूँ, देख लीजिए, पर मेरी मेहनत का परिणाम तभी मिलेगा बच्चों जब आप लोग सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ये मेहनत तो मैं करता रहूँगा, जीवन भर करना है मुझे, क्योंकि ये तो मेरा काम है, ठीक है। पर इतनी गर्मी में मैंने कभी भी काम नहीं किया, इतनी गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ पर ये मैंने सिस्टम लगा रखा है वहाँ पर भी एसी तो है, एसी तो है, पर एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही एसी ऑन करते हैं कैमरा इफेक्टेड होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको बंद कर रखा है मैंने, ठीक है। कैमरे पर ब्लर आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या लफड़ा है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर इसलिए एसी बंद है, पर काम आपके लिए करता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। पर मेहनत करनी है यार बच्चों, आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा ठीक है, सर ने जोश दिलाया, लग गए, और 4 दिन बाद फिर वापस से वही अपने पास में पुराने दिन याद आ गए। अरे यार, अभी देखो बात करता हूँ आपसे, ये कैरियर की बात होती है बच्चों। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस उम्र में आकर सब बच्चों को कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। किसी की बॉयफ्रेंड होगा, किसी का गर्लफ्रेंड होगी अपने पास में, पर ठीक है, वो भी अपनी सब जगह पर अपनी जगह सही है। पर प्रॉब्लम क्या है, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कैरियर अपनी जगह पर यार, अगर आपने कैरियर बना लिया बच्चों, तो जो जिसको आप पार्टनर बनाना चाहते हो वो पार्टनर आपका भविष्य में बन सकता है, पर एक अच्छे मुकाम पर तो पहुंचो पहले, ठीक है ना। चलिए, ये तो सब बातें हैं बच्चों। आइए अगले सवाल पर। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट कैपिटल H, strikes at ground elastically. Draw after that jumps again at same height. Draw its speed time and velocity time graph. चलिए भाई, अब आपने किसी पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया है बच्चों, डेफिनेट बात है कि यहां आकर किसी ने किसी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करने ही वाला है। वी वेलोसिटी जिसकी वैल्यू आप √2g कैपिटल H निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। इलास्टिकली कोलाइड होने का मतलब बच्चों, जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है और वापस से उसी हाइट पर चला जाएगा बच्चों। अब देखो, पहले होगा यहां डिसेंडिंग मोशन, बाद में होगा असेंडिंग मोशन। डिसेंडिंग मोशन में जी नीचे ये तो ये एक्सेलेटिंग पार्ट देगा, और जी यहां पर नीचे तो ये रिटार्डिंग पार्ट देगा। तो पहले बनाते बच्चों इसका स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड का ऑलवेज पॉजिटिव एक्सिस ही बनता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये टाइम एक्सिस। हाँ जी बच्चों, यहां से छोड़ा आपने तो t=0 कंडीशन यहां पर है और इनिशियल स्पीड 0 है, तो ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। अब पहले एक्सेलरेटिंग पार्ट बनेगा और मैक्सिमम स्पीड को गेन करेगा। यहां की जो स्पीड आएगी वो √2gh आ जाएगी बच्चों, निकाल ही लिया आपने। कोई कैसा टाइम कितना आएगा तो h=12gt² से t भी निकाल दीजिएगा, √2h/g आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एक्सेलरेटिंग पार्ट है, और जिस इंस्टेंट पर टकराया उस इंस्टेंट पर रिबाउंड हो गया, मतलब उसी इंस्टेंट से रिटार्डेशन चालू हो गया, मतलब यहीं से अब रिटार्डेशन चालू हो जाएगा और ये फाइनली कम्स टू रेस्ट हो गया बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वापस से। इसके इंक्लिनेशन के डायरेक्शन देखो तो ये क्लॉकवाइज है बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो रिटार्डिंग पार्ट है। ये केवल मैंने एक बाउंस के लिए बनाया है, हो सकता है अगर n बाउंस के लिए पूछे तो मोशन का रिपीटेशन, तो ग्राफ का भी रिपीटेशन। अब मान लो वापस से बॉल नीचे गिरेगी, फिर टकराएगी, फिर उछलेगी, मतलब यही ग्राफ फिर वापस से पहले ऊपर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा n बाउंसेस के लिए।
पर ये होगा स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डायरेक्शन का लफड़ा होता है, तो दोनों एक्सिस बनाइएगा। यहां वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस बताओ, यहां वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी को देखोगे तो 0 होगा, और पहले मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड जर्नी हो रही है, डाउनवर्ड को अपन नेगेटिव मानकर चलते हैं बच्चों। तो यहां पर पहले नेगेटिव में वेलोसिटी जाएगी और ग्राउंड पर आकर नेगेटिव वी मैक्स गेन कर लेगा। यहां पर होगा नेगेटिव वी मैक्स √2gh। ठीक है, अब आगे की बात को समझिएगा। जिस इंस्टेंट पर ये टकरा रहा है उस इंस्टेंट पर नेगेटिव वी मैक्स आपके पास में है, तो उसी इंस्टेंट पर पॉजिटिव वी मैक्स भी आपके पास में है। डायरेक्शन पलट गई है, तो एक ही इंस्टेंट पर दो दो वेलोसिटीज है बच्चों, एक नेगेटिव वी मैक्स, एक पॉजिटिव वी मैक्स। तो टाइम के इसी इंस्टेंट पर ये नेगेटिव वी मैक्स तो मिल गया आपको, पर पॉजिटिव वी मैक्स इतना ही ऊपर मिलेगा। तो इस ग्राफ को शिफ्ट करोगे, शिफ्टिंग हमेशा डॉटेड लाइन से ही करनी है। टाइम के इसी इंस्टेंट पर दो वेलोसिटीज आ गई हैं। शिफ्टिंग दो डॉटेड लाइन से क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि अगर डार्क लाइन बनाओगे तो इसका मतलब वो ग्राफ का पार्ट हो जाएगा, और पार्ट हो जाएगा तो स्लोप देखना पड़ेगा, और स्लोप देखोगे तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब है एक्सेलेरेशन इनफाइनाइट हो गया, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। बस उसके बाद तो क्या, वापस इसका रेडिएशन चालू हो जाएगा। ये लीजिए भाई, अब देख लो आप जरा ध्यान से, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, आ गया एक्सेलेरेशन पार्ट। यहां देखो, ये भी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आ गया रिटार्डिंग पार्ट, ये पॉजिटिव वी मैक्स हो जाएगा √2gh। ठीक है, तो ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया बच्चों। चलिए भाई, तो इस प्रकार के सवाल हमारे पास में बनते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, जो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब लेते हैं बच्चों एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, इसका पहला ग्राफ होता है बच्चों फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो यहां पर टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव ए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है तो यहां पर ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्सेलरेशन का पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा बच्चों। अच्छा, इसमें काम की बात क्या है? अगर इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का टोटल एरिया निकाला जाए बच्चों, ये तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। यहां एरिया चेंज इन वेलोसिटी को, यानी कि टोटल एरिया एनक्लोज बिटवीन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस जो आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी। t इक्वल्स टू 0 पर अगर आपको सीधा ही एक्सेलरेशन मिला, इसका मतलब यहां पर u 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सवाल की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं दे रखी तो 0 ही आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। यही केवल एक ग्राफ अपने पास में सिलेबस में है बच्चों, वेरिएबल का हालांकि अपने पास में है नहीं। ठीक है, पर अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो जाए, मान लो एक्सेलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ग्राफ आपको पता ही कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बच्चों ऐसा। एरिया जो होगा वही चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। पर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो ये है कि इस पर बेस क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं ग्राफ कन्वर्जन के सवाल बच्चों। ग्राफ कन्वर्जन के सवाल आते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे देता है, तो कभी तो उससे रिलेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ लेगा और कभी उससे रिलेटेड आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ लेगा। तो एक दो सवाल मैं करवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा।
particle start from rest moves on straight line according to acceleration time graph shown in figure. अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों, यहां पर ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ T1 टाइम दे दिया है, T2 दे दिया है, T3 दे दिया और यहाँ दे दिया पॉजिटिव ए, और कहा कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ध्यान से देखो, यहीं पर बनाऊंगा, टाइम फैक्टर्स को नीचे ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि हर पार्ट को मैं समझा सकूं आपको। ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, साफ साफ दिख रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u0 है, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा बच्चों। पहले दिख रहा है पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन T1 टाइम तक, तो पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। फिर आप देख रहे हैं कि T1 से लेकर T2 के बीच में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है बच्चों। इसका मतलब यहां जो वेलोसिटी अचीव हुई है वो कांस्टेंट हो गई है। फिर देखेंगे आप कि वापस से उतना ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो फिर एक्सेलरेशन दे दीजिए, ये लीजिए, ये बन गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई कहे नहीं सर इसका बनाओ आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जगह नहीं है नीचे बोर्ड पर, तो यहीं पर मैं बना देता हूं। ये देखो, ये T1 टाइम वाली लाइन, ये T2 टाइम वाली लाइन और ये T3 टाइम वाली लाइन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनता है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ झुकता हुआ, टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ है। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो स्टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चों। फिर वापस से अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फिर पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इस प्रकार का, ये इसका स्टी ग्राफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ सकता है। एक और सवाल करेंगे, लैंग्वेज वही है, बस डायग्राम बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दे दिया नेगेटिव ए, ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव ए, यहाँ T1 टाइम, यहाँ T2 टाइम, यहाँ T3 टाइम, यहाँ T4 टाइम, पॉजिटिव ए, नेगेटिव ए। इसका बनाना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए यहीं पर ड्रॉ करते हैं बच्चों। टाइमिंग को नीचे उतार लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए बात, किस पार्ट का ग्राफ कौन सा है। समझिएगा, बोला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ तो वेलोसिटी का यहां से स्टार्ट होगा बच्चों, ओरिजिन से। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये लीजिए, फिर उतना ही कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी तो पॉजिटिव आ गई है, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव चली गई है बच्चों, तो रिटार्डेशन चालू हो जाएगा। उतना ही रिटार्डेशन है तो अगेन जीरो, पर यहां आकर वेलोसिटी जीरो हो गई है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में आ चुका है। अब एक्सेलरेशन भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो यहां कुछ नहीं होगा, रेस्ट में पड़ा रहेगा पार्टिकल, वेलोसिटी जीरो और अगेन कांस्टेंट। ये लीजिए, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया बच्चों। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बनाते हो,
तो देखो t इक्वल्स टू 0 पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ग्राफ सिमेट्रिकल पैराबोला टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनेगा। उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन है, बनेगा पैराबोला ही पर टाइम एक्सिस की तरफ झुकता हुआ बनेगा। उसके बाद रेस्ट कंडीशन है तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वापस से पैराबोलिक। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना होगा बच्चों। यहां पर सारे तीनों ग्राफ जो थे बच्चों वो पूरे होते हैं अपने। बाकी का काम हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे रिलेटिव कंसेप्ट को, रिलेटिव मोशन को। और रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट होगा बच्चों, उसके बाद जाकर मैं आपको इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट लिस्टिंग पर एक पूरी क्लास लगाऊंगा। ठीक है, तो कंसेप्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।